बेटा। तो देखिएगा NTA TPC नीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेपर नंबर 96 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखा होगा आपने, प्रीवियस वीडियो भी देखा होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए और अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं तो वो भी क्लियर हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे बैठेगा। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल will yield the corresponding alkyl chloride on reaction with concerted HCl ZnCl2 at room temperature। अर्थात आपको एक अल्कोहल है, अल्कोहल का रिएक्शन करना है कंसर्टेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ एल्किल क्लोराइड बनेगा। इसको बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट बोलते हैं। और लुकास रिएजेंट आर द यूज फॉर द डिफरेंशियल 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। अर्थात 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंशियल के लिए इसको यूज करते हैं। अब देखो, अगर मैंने अल्कोहल आपका 1 डिग्री लिया है, अर्थात हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका रिएक्शन जब लुकास रिएजेंट के साथ करेंगे तो 473 केल्विन की रिक्वायर्ड होगी। और बेटा यहाँ से आपके पास एल्किल हैलाइड बनेगा आफ्टर 30 मिनट। अर्थात यहाँ से मेरी जो टर्बिडिटी आएगी वो आफ्टर 30 मिनट होगी। उसके बाद में अगर मैं यहाँ से लेता हूँ 2 डिग्री अल्कोहल, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया मैंने। इसकी रिएक्शन करेंगे, टेम्परेचर कम चाहिए बेटा, 373 के आसपास पर काम हो जाएगा। इसके अंदर हमें यहाँ से वही आपके पास RCl बनेगा, टर्बिडिटी आएगी आफ्टर 5 मिनट। ये 30 मिनट के बाद है, ये आफ्टर 5 मिनट के बाद है। अब हम ले रहे हैं यहाँ से 3 डिग्री। मैंने अब की बार जो अल्कोहल लिया है वो कौन सा लिया है, 3 डिग्री अल्कोहल लिया है। और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है और ओनली कंसर्टेड HCl के साथ ही हो जाती है बेटा, जहाँ पर ZnCl2 की भी कोई रिक्वायर्ड नहीं होती। और टर्बिडिटी आपको मिलेगी बेटा इमीडिएटली। अर्थात यहाँ से आपके पास जो एल्किल हैलाइड ऑब्टेन होगा उसकी जो टर्बिडिटी होगी वो आपको इमीडिएटली होगी, अर्थात वो तुरंत ऑब्टेन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंशियल का मेथड भी है। अब उसने पूछा था कि कौन सा ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा। बेटा रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है कौन सा, अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो बताओ कौन सा है। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग है क्योंकि वो 1 डिग्री है। सेकंड वाला आपका रॉन्ग है क्योंकि वो 1 डिग्री है। थर्ड वाला रॉन्ग है क्योंकि वो आपका 1 डिग्री है। फोर्थ वाला आंसर राइट है क्योंकि वो 3 डिग्री अल्कोहल है जो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कंपाउंड A ऑक्सीडाइज बाय यूजिंग K2Cr2 7 सॉल्यूशन एंड गिव B। आपके पास कोई कंपाउंड A है, देखिएगा क्या रिएक्शन है कि मेरे पास कोई कंपाउंड है A, इसका ऑक्सीडेशन करना है K2Cr2O7, अर्थात स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ से मेरे पास B कंपाउंड बनेगा। अब वो कह रहा है कि कंपाउंड B गिव 2,4-DNP टेस्ट। ये आपका बेटा 2,4-DNP टेस्ट देता है। समझ रहे हो 2,4-DNP का मतलब क्या है। 2,4-DNP का मतलब है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। और अगर ये टेस्ट दे रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर बनने वाला कंपाउंड आपका कार्बोनिल कंपाउंड होगा, अर्थात या तो वो एल्डिहाइड होगा या एल्डिहाइड नहीं होगा तो बेटा क्या होगा, कीटोन होगा। अब उसने बोला है बट नॉट सिल्वर मिरर टेस्ट, लेकिन आपका ये कंपाउंड भी जो है वो सिल्वर मिरर टेस्ट शो नहीं करता। क्या नहीं करता, सिल्वर मिरर टेस्ट शो नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा वो एल्डिहाइड होगा, कीटोन नहीं होगा। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि बी प्रोडक्ट आपका एल्डिहाइड है। सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं दे रहा, इसका मतलब डू नॉट सिल्वर मिरर टेस्ट, अर्थात वो आपका सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्डिहाइड तो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, कीटोन नहीं देता। तो इसका मतलब आपका जो बी कंपाउंड है वो बी कंपाउंड क्या हो गया बेटा, कीटोन हो गया। और हमें पता है कीटोन किसके ऑक्सीडेशन से बनता है, अल्कोहल के। अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बनेगा कौन सा, अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो भी आप समझ लीजिएगा। अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एसिड बनेगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो उसके ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए वहां पर ऑक्सीडेशन नहीं, एलिमिनेशन होगा। और एलिमिनेशन के वाया एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है 2 डिग्री अल्कोहल। बताइएगा कौन सा आंसर राइट है। तो फर्स्ट आपका एल्डिहाइड रॉन्ग है, सेकंड 2 डिग्री अल्कोहल राइट है,
1 डिग्री अल्कोहल है, ये भी आपका रॉन्ग है, और कीटोन भी आपका रॉन्ग है। तो बेटा उसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल गिव हाफमान प्रोडक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन है जिसमें हाफमान प्रोडक्ट बनेगा। पहले तो हाफमान क्या है, तो बेटा एलिमिनेशन एक रिएक्शन होता है। उस एलिमिनेशन में दो साइंटिस्ट होते हैं, एक होता है आपका सेथजेफ और एक होता है बेटा हाफमान। सेथजेफ ने कहा था कि हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और हाफमान ने कहा था कि हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखो हाफमान रूल लगता है कहाँ का है, तो इसके लिए कुछ की पॉइंट्स है वो डायरेक्ट हमें लर्न होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके जितने भी पायरोलाइसिस रिएक्शंस है, आपकी जितने भी पायरोलाइसिस है, पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर ले लो, टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, इसके अलावा ट्राई एल्किल अमोनियम ऑक्साइड, तो आपको पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर, टेट्रा एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ट्राई एल्किल अमाइन ऑक्साइड, इसके अलावा बेटा इन प्रेजेंस ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप, आपका पुअर लिविंग ग्रुप जैसे फ्लोरीन। नेक्स्ट बेटा अगर बात करूं मैं तो इन प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप, इन प्रेजेंस ऑफ बल्की बेस, आपके बल्की बेस में जैसे CH3 CO के, इन सब की प्रेजेंस में हमेशा हाफमान रूल लगता है। तो ध्यान दें, ये वो केस है जहां पर हाफमान होगा और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखिएगा आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में आपको टेट्रा एल्किल अमोनियम अर्थात ये वाली कंडीशन है। मेरे पास यहाँ पर जो कंडीशन है वो है बेटा टेट्रा एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिवन है, और जब इसका पायरोलाइसिस करेंगे तो बेटा यहाँ से आपके हाफमान रूल लगेगा। अब आप देखो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर ये अल्फा, तो ये बीटा और ये बीटा, ये बीटा आपका 2 डिग्री है और ये बीटा 1 डिग्री है, तो यहाँ से लेस सब्स्टिट्यूटेड जो आपका प्रोडक्ट है वो ये एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड में देखो बेटा अगेन आपके पास यहाँ पर डाई एल्किल सल्फर ग्रुप है, यहाँ भी आपका पायरोलाइसिस हो रहा है। आप देखो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा आपका 2 डिग्री है, ये बीटा 1 डिग्री है, तो आपके पास यहाँ पर भी हाफमान रूल लगेगा और 1 ब्यूटीन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा बेटा आपका जो बल्क बेस है वो बल्की नहीं है, आपका जो लीविंग ग्रुप है वो भी पुअर नहीं है, और किसी का पायरोलाइसिस भी नहीं है, तो बेटा यहाँ पर आपके सेथ-जेफ रूल लगेगा, और सेथ-जेफ रूल के अकॉर्डिंग आपका ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन अर्थात 2 ब्यूटीन का फॉर्मेशन होगा। आप देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल में आपके पास फ्लोरीन है, और फ्लोरीन बेटा पुअर लिविंग ग्रुप होता है, और पुअर लिविंग ग्रुप होता है तो यहाँ पर भी आपका हाफमान रूल लगेगा, और हाफमान रूल के अकॉर्डिंग लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन अर्थात यहाँ से ये भी बीटा और ये भी बीटा, ये अल्फा, ये 1 डिग्री का और ये 2 डिग्री का, तो 1 डिग्री से बनेगा और 1 ब्यूटीन का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट में, सेकंड में, फोर्थ में आपके पास 1 ब्यूटीन बनेगी, जबकि थर्ड के अंदर 2 ब्यूटीन बनेगी, क्योंकि यहाँ पर सेथ-जेफ रूल लगेगा, बाकी सभी में आपके हाफमान रूल का फॉलो होगा। तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर आपका राइट है। सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, तो इसमें आएगा फर्स्ट सेकंड फोर्थ, तो बेटा सी आंसर राइट है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। ठीक है, यहाँ पर आपका हाफमान है, बाकी थर्ड में आपका सेथ-जेफ है। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। CH डबल बॉन्ड O, CHOH और 4 CH2OH ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का रिएक्शन करना है Br2 प्लस वाटर के साथ, अर्थात यहाँ से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना है। तो ध्यान रखना Br2 प्लस वाटर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ग्लूकोज के साथ में कंसर्टेड HNO3 को लेते हैं तो वो भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ध्यान रखना Br2 प्लस H2O की मैं बात करूं तो ये केवल आपके जो एल्डिहाइड है इसी को एसिड में कन्वर्ट करता है, जबकि जब हम कंसर्टेड HNO3 लेते हैं तो कंसर्टेड HNO3 आपके एल्डिहाइड को तो एसिड में बदलता ही बदलता है, साथ में आपका जो 1 डिग्री अल्कोहल है उसको भी एसिड में कन्वर्ट करता है।
अर्थात Br2 प्लस H2O की फॉर्म में तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, तो यहाँ तो आपका ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, जबकि इसकी प्रेजेंस में आपके पास सैकेरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो बेटा Br2 प्लस H2 की प्रेजेंस में आपका ये एल्डिहाइड है, ये COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा इसके लिए फर्स्ट आंसर आपका राइट है। सेकंड रॉन्ग है, क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं, अर्थात ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। थर्ड में भी एल्डिहाइड का नहीं हुआ, ये भी रॉन्ग है। फोर्थ में आपको देखो बेटा अल्कोहल का भी हो गया, एसिड का भी हो गया। ये तब पॉसिबल था जब यहाँ पर आपका कंसेप्टेड HNO3 होता। इसी के साथ आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक कंपाउंड गिवन है, इसका रिएक्शन हाइड्रोजन OH के साथ हीट किया है, आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट। तो ध्यान दे बेटा, आपके पास C डबल बॉन्ड हो, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसका रिडक्शन CH2 मिथाइलिन ग्रुप में हो जाता है। तो कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन मिथाइलिन में होता है, और ये दो प्रोसेस से होता है। एक तो होता है आपका क्लेमेंसन रिडक्शन, और एक होता है बेटा आपका उल्फ किसनर। ध्यान रखना, एक क्लेमेंसन है, एक उल्फ किसनर है। क्लेमेंसन जो होती है उसके अंदर इंटरमीडिएट केटाइन है, इसके अंदर इंटरमीडिएट एनाइन है। यहाँ पर हम ये यूज करते हैं जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसर्टेड HCl, और यहाँ पर यूज करते हैं बेटा हाइड्रोजन इन बेस मीडियम। तो आप देखो, एक एसिड मीडियम है, एक बेस मीडियम है। ये एसिड मीडियम में है, इसलिए एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होने चाहिए, और यहाँ पर आपका बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए। एसिड सेंसिटिव ग्रुप से मतलब है, जैसे आपके पास यहाँ पर बेस सेंसिटिव का मतलब तो हो गया हेलाइड नहीं होना चाहिए, और यहाँ एसिड सेंसिटिव का मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन पर EAR हो जाएगा, और इनकी प्रेजेंस में यहाँ पर आपका एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कौन सा रिएक्शन है, ये आपका उल्फ किसनर रिएक्शन है, और उल्फ किसनर रिएक्शन के वाया का C डबल बॉन्ड हो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कीटोन से यहाँ पर CH2 आ जाएगा, एल्डिहाइड से भी यहाँ पर CH2 आ जाएगा। तो इसका मतलब आप जरा देखो, ये रिंग थी, यहाँ पर था, तो यहाँ पर आपका कौन सा ग्रुप आएगा CH2, आगे क्या आ जाएगा CH3 इथाइल, और यहाँ पर भी आपका क्या होगा CH2H मिथाइल। तो इसका फर्स्ट आंसर आपका राइट है। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आइडेंटिफाई जेड इन द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन के सीक्वेंस में आपको जेड आइडेंटिफाई करना है। पहले में आपको 1 ब्यूटीन गिवन है, उस पर HBr और R2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, ध्यान रखना। तो सुनो आप लोग कि बेटा आपके पास ये एल्कीन है, कोई भी अनसिमेट्रिकल, इस पर जब हम HBr का रिएक्शन करते हैं तो ये होता है EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मार्कोनियो, और जिसके अंदर आपका इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन बनता है। तो जब यहाँ से रिएक्शन होगी तो आप देखो RCH2, तो यहाँ लगेगा प्लस, और बाहर आपका क्योंकि पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल H आएगा। जब इस पर रिएक्शन होगी सेकेंड में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो मेरे पास RCH3 और Br अर्थात 2 ब्रोमो का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट समस्या यह है कि बेटा HBr के साथ में पेरोक्साइड है। हाँ, HBr के साथ में जब आपके पास पेरोक्साइड होता है तो इसको पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, और ऐसी कंडीशन पर बेटा अब लगेगा एंटी मार्कोनी ऑफ रूल। और अभी EAR था, अब चेंज हो जाएगा, अब की बार ये FRAR फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का पार्ट हो जाएगा, जहां पर आपका सबसे पहले Br प्लस अटैक करता है, Br फ्री रेडिकल अटैक करेगा। लेकिन ध्यान रखना बेटा, केवल HBr प्लस पेरोक्साइड के साथ ही आपका एंटी मार्कोनी प्रूव लगता है, अर्थात पेरोक्साइड इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, और के साथ में पेरोक्साइड इफेक्ट आपका ऑब्जर्व नहीं होगा। अर्थात HCl और HI के साथ में चाहे पेरोक्साइड हो ना हो, इनका कोई फर्क नहीं होता। अब आप देखिएगा यहाँ पर HBr पेरोक्साइड है तो Y क्या होगा, तो Y की वैल्यू क्या होगी देखिएगा, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड और CH2 है। सबसे पहले Br फ्री रेडिकल अटैक करेगा, तो बेटा Br फ्री रेडिकल बार अटैक करेगा, इससे आपके पास ये फ्री रेडिकल बनेगा 2 डिग्री आपका फ्री रेडिकल है जो कि मोर स्टेबल है। लेकिन अगर यही Br आपका अंदर अटैक करता है तो यहाँ से हमारे पास 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा जो कि स्टेबल नहीं है, तो ये वाला नहीं ये वाला बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो Y कंपाउंड है वो Y कंपाउंड होगा CH3 CH2 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 और Br, अर्थात 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा। अब इसका रिएक्शन करना है C2H5ONA के साथ। बेटा C2H5ONA जो है ये यहाँ से आपके न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है,
तो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ से Br हट जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, तो ये आपका पार्ट ऑफ SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसके बाद देखो यहाँ पर कितने कार्बन है, 4, तो 1 2 3 4, उसके बाद में इधर क्या आएगा O, और इधर क्या आ जाएगा C2H5, ये ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस प्रोसेस कहलाता है, इसको बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन का फर्स्ट आपका जो आंसर है 3, एक तो एरिया 3 एरिया, तो बेटा फर्स्ट आंसर आपका राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अमंग द गिवन कंपाउंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड द ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बेटा ESR आर द मेन कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ये एरोमेटिक कंपाउंड का मेन कैरेक्टर है। जैसे बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक जगह नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा वहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा और दूसरे पर पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या होगा, रिमूव ऑफ प्रोटॉन, अर्थात यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और ये बॉन्ड वापस शिफ्ट हो जाएगा और आपके अंदर बेंजीन रिंग बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर अटैक कर रहा है, तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होनी चाहिए, और रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगी तो बेटा मोर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, और अगर मोर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, फास्ट होगा। तो इसका मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको चेक करनी है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर रिंग के ऊपर आपका EDG ग्रुप है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा कंपेयर टू बेंजीन, और अगर रिंग पर आपका EWG ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा स्लो, अर्थात -M और -I। और EDG का मतलब क्या हो गया, +M और +I। अर्थात अगर रिएक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा, सबसे पहले +M का होगा, उसके बाद में +I का होगा, उसके बाद -I का होगा, सबके लास्ट में -M का होगा। अब आप देखो, सबसे पहला टोलुइन है, टोलुइन में जो मिथाइल है इसका +I काम कर रहा है। ये बेंजीन है, यहाँ पर वो CH3 है, इसका +M काम कर रहा है, और CF3 का -I काम कर रहा है। तो बताओ सबसे पहले कौन आएगा, तो बेटा सबसे पहले आपका C वाला, मतलब थर्ड वाला सबसे पहले। तो एक काम करता हूँ बेटा, मैं इनको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ बना लेता हूँ। तो पहले कौन सा आएगा, थर्ड वाला आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला आएगा, उसके बाद सेकंड वाला आएगा, और फोर्थ सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि इस पे -M है, इस पे +M है और इस पे +I है। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो इसका बी आंसर आपका राइट है। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल आर गिवन। आपको इनके बीच में रिलेशनशिप बताना है कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। और बेटा रिलेशनशिप करने के लिए हम दो रूल लगाते हैं। एक रूल तो होता है हमारा नोमेनक्लेचर, और एक रूल होता है बेटा रोटेशन। तो यहाँ पर रोटेशन तो अभी हो नहीं सकता, हम यहाँ पर नोमेनक्लेचर रूल लगाएंगे। और नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, प्रायोरिटी का डिसाइड करेंगे। सबसे पहले आप प्रायोरिटी डिसाइड करोगे जो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर होगा, जिसका एटॉमिक नंबर मोर होगा उसकी प्रायोरिटी मोर होगी। उसके बाद में बेटा आप 1 से 2 की ओर जाएंगे, मूव फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 की ओर। रास्ते में 3 को क्रॉस नहीं कर सकते, 4 को हम क्रॉस कर देंगे। और ये भी कब काम, अगर इफ लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ पर हो, आपके डेस लाइन पर हो। अगर आपकी लोएस्ट प्रायोरिटी डेस लाइन पर हो तो बेटा क्लॉकवाइज को तो बोलते हैं R और एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं S। और अगर वो क्लॉकवाइज पर नहीं हो तो फिर हमें वहां पर क्या करना पड़ेगा, रोटेशन करके उसको क्लॉकवाइज पे लाना पड़ेगा। तो आप देखिएगा सबसे फर्स्ट के अंदर अभी आपका इसकी नंबरिंग करेंगे। तो पहले आप देखिएगा OH, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 8 है, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, बट आप देखो इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर 1 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा, ये नंबर 4 हो जाएगा। वी गो फ्रॉम 1 to 2, हम 1 से 2 की ओर जाएंगे, तो ये 1 से 2 हो गया। कौन सी डायरेक्शन हो गई बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एस। तो फर्स्ट का कॉन्फ़िगरेशन एस है। अब हम यहाँ से सेकंड के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिसाइड करेंगे। तो आप देखिएगा सेकंड का कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करने से पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। पहली बात, आपकी लोएस्ट प्रायोरिटी वेज लाइन पर नहीं है, तो पहले तो उसको हम, सॉरी, डेस लाइन पर नहीं है,
तो सबसे पहले तो उसको हम डैश लाइन पर लाएंगे। तो यहाँ से इसमें रोटेशन होगा और रोटेशन करके इसको डैश लाइन पे ला रहा हूँ मैं। तो इधर तो इथाइल रहेगा, इधर मिथाइल का मिथाइल रहेगा, ये आपकी वेज लाइन डैश लाइन हो गई। डैश लाइन पर आपका OH आ जाएगा और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। ये वन टाइम रोटेशन हो गया। और बेटा वन टाइम रोटेशन से जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमेशा अपोजिट होगा। हाँ, इसमें ध्यान रखना, रोटेशन अगर वन टाइम रोटेशन हुआ है तो अपोजिट आर होगा तो एस आएगा, एस होगा तो आर आएगा। लेकिन अगर टू टाइम हो रहा है तो बेटा आर का आर रहेगा और एस का एस रहेगा, अर्थात सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा रोटेशन वन टाइम हुआ है तो अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलेगा। तो OH वाला नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा और ये नंबर 4 होगा। 1 से 2 की ओर हम यूँ जाएंगे क्योंकि 3 को क्रॉस नहीं कर सकते। कौन सी डायरेक्शन हो गई बेटा? क्लॉकवाइज हो गई। क्लॉकवाइज हो गई जिसका मतलब ये R हो गया। तो बताओ ये कौन सा हो जाएगा? S। तो ये भी S है, ये भी S है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो बताओ दोनों क्या होंगे बेटा? आइडेंटिकल होंगे। अगर मान लीजिएगा ये R होता और ये S हो जाता तो क्या बन जाता? इनियोमर्स बन जाता। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है क्योंकि इनियोमर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा। सेकंड बी भी आपका रॉन्ग है क्योंकि डायस्ट्रियोमर्स के लिए तो एटलीस्ट 2 क्रेज सेंटर चाहिए। तो ये दोनों आइडेंटिकल है, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर होगा बेटा डी, नन ऑफ द दीज। इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, CH3 CH2C CH3C CH CD3 H3PO4 हीटिंग, टोटल नंबर ऑफ एल्कीन X, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना है यहाँ पर आपके पास, नंबर ऑफ फ्रैक्शनल प्रोडक्ट Y। आप बताओ X और Y क्या है। तो देखिएगा बेटा, एल्कोहल का H3PO4 का मतलब हो गया डिहाइड्रेशन। तो इट इज द पार्ट ऑफ डिहाइड्रेशन। तो ये आपके डिहाइड्रेशन का पार्ट है जिसको हम बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, जहाँ पर आपके अल्फा और बीटा, अल्फा से तो OH और बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होगा और वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा। तो आप जरा देखिएगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ से एक प्रोडक्ट ये बनेगा CH और CD2D और OH, ये हटेगा और यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। और ये जो डबल बॉन्ड बनेगा इसके अंदर कहीं भी GI नहीं हो रही क्योंकि इस पर लगे हुए दोनों आपके ग्रुप सेम है। तो यहाँ पर नो GI, अगर GI नहीं है तो बेटा यहाँ से केवल एक ही आइसोमर्स बनेगा। अब आप देखिएगा, आपको पता है कि डिहाइड्रेशन के अंदर इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन बनता है। तो आप जरा देखो, यहाँ से OH हटेगा तो सबसे पहले आपके पास इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन बनेगा। तो मैं यहाँ इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन बना देता हूँ। इस इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन में बेटा यहाँ से 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा। इसके शिफ्ट होने से आपके पास 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी 2 डिग्री था, अब ये 3 डिग्री कार्ब कैटाइन में कन्वर्ट हो गया और 3 डिग्री की स्टेबिलिटी बेटा मोर है, तो ये आपका मोर स्टेबल हो गया। अब आप देखो इसके रेस्पेक्ट में बीटा, तो इसके रेस्पेक्ट में एक बीटा तो ये है बेटा, इसको बोलेंगे बीटा 1। इसके रेस्पेक्ट में बेटा CH2 एक है बीटा ये, और एक बीटा आपका ये है बेटा। तो यहाँ से मेरे पास 3 बीटा है और 3 बीटा है, तो 3 बीटा से 3 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। तो आप जरा देखिएगा, एक प्रोडक्ट तो मैं बनाता हूँ इधर वाले से। सबसे पहले तो इस ऊपर वाले से बना देता हूँ। तो इससे बनाऊंगा तो मेरे पास बनेगा CH3 CH2C, यहाँ लग जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ जाएगा CH2, यहाँ पर आपका CHI, यहाँ पर आपका CD3 और यहाँ पर आपका CH3। आप जरा देखिएगा, इसमें इस डबल बॉन्ड पर GI पॉसिबल नहीं है, तो बेटा यहाँ पर भी GI पॉसिबल नहीं है। बट बेटा ये कार्बन आपका क्रेज सेंटर हो गया, तो इसका मतलब यहाँ से इसके 2 आइसोमर्स हो जाएंगे, D और L वाला। अब आ जाएगा, अभी ये मैंने बनाया किससे? बीटा 1 से बनाया बेटा। अब हम बनाएंगे यहाँ पर किससे? बीटा 2 से। बीटा 2 इस वाले से, तो इस वाले से क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड C, ऊपर मिथाइल होगा, इधर आपका CH, इधर मिथाइल होगा और इधर आपका CD3 होगा। आप देखो बेटा, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में GI हो रही है, तो बेटा यहाँ पर GI भी होगी, तो 2 आइसोमर्स GI के बनेंगे। और ये आपका क्रेज सेंटर है, तो बेटा और 2 ही यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर्स के होंगे। अब आ जाओ बीटा 3 से। अब बनाएंगे हम बीटा 3 से। अगर बीटा 3 से बनाते हैं तो C ये आपका CH3 हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ मिथाइल हो जाएगा और यहाँ पर आपका CD3 हो जाएगा। अभी भी देखिएगा बेटा, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अभी भी GI हो रही है, तो यहाँ पर GI हो रही है, GI हो रही है, तो 2 आइसोमर्स इसके होंगे।
तो बताओ टोटल कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन हुआ, अर्थात टोटल कितनी एल्कीन हो गई। तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा एक्स की वैल्यू आ गई 9। टोटल 9 जीआई का फॉर्मेशन मतलब एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इनका हम करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ध्यान रखना बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक प्रॉब्लम है कि आपके जो इनियोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ध्यान रखना, नेक्स्ट उसने क्या यूज किया है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और हमारे जो एनियोमर्स होते हैं, इन इनियोमर्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों सेम है, और दोनों प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से इनका सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो इनमें से आपके जितने भी इनियोमर्स है उनको छोड़ दो, बाकी सभी का फ्रैक्शन होगा। तो फर्स्ट वाले का फ्रैक्शन होगा, बिल्कुल बेटा यहाँ पर इसका फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होगा, यहाँ पर भी इन दोनों का फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होगा। यहाँ पर 4 है, इन 4 में से बेटा 2 का तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होगा, 2 का नहीं होगा। और यहाँ पर आपके 2 हैं बेटा, इन 2 का भी आपका क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। तो बताइएगा टोटल कितने ऐसे आइसोमर्स है जिनका फ्रैक्शन डिस्टिलेशन हो रहा है। 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 का हो रहा है। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 6। तो x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 6 है। तो कौन सा आंसर राइट है बेटा, सी आंसर आपका राइट है। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि हाउ मेनी अल्कोहल हैविंग द मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12O आर द किरेल। किरेल बताने बेटा। तो C5 कार्बन है, तो बेटा पहले तो C5 कार्बन की 3 फॉर्म होती है, एन फॉर्म होती है, एक आइसो फॉर्म होती है और एक आपका नियो फॉर्म होता है। तो यहाँ से इसकी 3 फॉर्म है मेरे पास, एन, आइसो और नियो। अगर इसकी 3 फॉर्म है तो 3 फॉर्म के टोटल कितने आइसोमर्स होते हैं। तो बेटा एन के 3 होते हैं, आइसो के 4 होते हैं, नियो के 1 होते हैं। टोटल 8 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है। अब आपको इन टोटल 8 आइसोमर्स में से बताना है कितने किरेल है। तो जरा देखिएगा, पहला सबसे पहले हम यहाँ से एन फॉर्म ले रहे हैं, तो ये मेरे पास एन फॉर्म होगी पेंटेन की। इसमें पहला 1 है, यहाँ पे लगेगा, दूसरा सेकंड पे लगेगा, तीसरा थर्ड पे लगेगा। पहला आपका किरेल नहीं होगा, दूसरा आपका किरेल होगा, तो 2 हो जाएंगे यहाँ से, थर्ड आपका किरेल नहीं होगा। अब आ जाएगा एन के बाद में बेटा आइसो में। आइसो के अंदर कितने बनेंगे, 4। तो यहाँ से मैं आइसो ले रहा हूँ, ये फर्स्ट आइसो, ये सेकंड आइसो, ये थर्ड आइसो, और एक यहाँ ले लेता हूँ, ये 4। पहले में OH यहाँ लगेगा, सेकंड में OH यहाँ लगेगा, थर्ड में OH यहाँ लगेगा, और फोर्थ में आपका OH यहाँ लगेगा। आप देखिएगा इसमें कोई किरेल नहीं है, यहाँ कोई किरेल नहीं है। इसमें आप देखिएगा बेटा ये किरेल है, तो 2 यहाँ हो जाएंगे। क्या यहाँ पर कोई किरेल है, यहाँ भी कोई किरेल नहीं है। इसमें आप देखिएगा बेटा ये किरेल हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे। तो बताओ कितने हो गए, 2 2 2। अब हम बनाएंगे यहाँ से एक और नियो का, ये है आपका नियो फॉर्म। नियो फॉर्म में कोई किरेल नहीं है, तो बताओ कितने टोटल किरेल हो गए, 2 2 2। तो बेटा टोटल 6 किरेल हो गए। तो बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, डी। इसी के साथ आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। विच एल्कोहल फॉर्म डिराइव्ड ऑफ द साइक्लोहेक्सिन अपॉन डिहाइड्रेशन रिएक्शन। आपको बताना है कि इनमें से कौन से अल्कोहल से, अर्थात हमारे पास अल्कोहल गिवन है, उस अल्कोहल से हमारे पास साइक्लोहेक्सिन का फॉर्मेशन होना चाहिए। आप देखिएगा सभी ऑप्शन में 5 मेंबर रिंग है, और 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग। तो बेटा 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर अगर रिंग बन रही है, तो 5 मेंबर रिंग के जस्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ताकि यहाँ से रिंग एक्सपेंशन होगा, और रिंग एक्सपेंशन के वाया 5 मेंबर रिंग जो है वो आपके 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप जरा देखिएगा फर्स्ट के अंदर आपका जो केटाइन बनेगा, फर्स्ट के अंदर मैं बता दूं, तो फर्स्ट के अंदर हमारे पास ये केटाइन बनेगा, और केटाइन रिंग के ऊपर है, इसलिए यहाँ से रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन रॉन्ग है। अब आ जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में देखिएगा बेटा आपके पास यहाँ से जो केटाइन बनेगा वो केटाइन ये होगा, एक मिथाइल यहाँ पर है, एक मिथाइल यहाँ पर है, और यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव है। बिल्कुल बेटा यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, क्योंकि रिंग से जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा, ये रिंग यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। जैसे रिंग यहाँ से ब्रेक होगी, आप देखिएगा नेक्स्ट क्या बनेगा स्ट्रक्चर, ये
अब आप देखो ये बॉन्ड ब्रेक होकर डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट होगा, तो ये बॉन्ड डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट हो गया। जैसे ही बॉन्ड यहाँ से कनेक्ट होगा बेटा, तो देखो इस बॉन्ड के टूटने का मतलब यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर आपका कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये सी। अब बताओ इसको अरेंजमेंट के हिसाब से मैं क्या बना सकता हूँ, तो मैं इसको अरेंजमेंट के हिसाब से बेटा 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग हो गई, तो मैंने इसको 6 मेंबर रिंग बना दिया। उसमें एक पे मिथाइल यहाँ लगा दिया, तो 1 2 3 4 5 पर है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर मैं मिथाइल लगा दूंगा। और आप देखो 1 2 3 पर 1 2 3 पे पॉजिटिव लग जाएगा। और जब यहाँ से आपके पास बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ, अभी हमने इधर से किया था, हम चाहे तो रिंग एक्सपेंशन इधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि इधर से बनने वाली एल्कीन मोर स्टेबल होगी। तो अब की बार रिंग एक्सपेंशन इधर से करता हूँ मैं। अगर मैं इधर से रिंग एक्सपेंशन करूंगा तो जरा देखिएगा क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब की बार डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट होगा, इस पर पॉजिटिव लगेगा। अब आप देखो अभी भी 6 मेंबर रिंग है, तो आप इसको 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर लो, तो ये 6 मेंबर में कन्वर्ट हो गई। एक बार कार्बन यहाँ पे लगा दिया, तो 1 2 3 4 5 पर 1 2 3 4 5 पर एसी लगा दिया। अब आप देखो अब की बात पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, तो यहाँ से बेटा 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा। और अब की बार जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनेगी वो ये बनेगी, जो फर्स्ट के कंपेयर में मोर स्टेबल है। इसका मतलब बी ऑप्शन इसका राइट है, जहां पर हम साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आप देखो सी ऑप्शन में भी जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगेगा, चलो सी ऑप्शन के बारे में भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब हम सी ऑप्शन लेंगे तो क्या होगा। तो बेटा सी ऑप्शन अगर मैं लेता हूँ, तो सी ऑप्शन में देखिएगा आप लोग, बेटा यहाँ पर सी ऑप्शन में पॉजिटिव चार्ज लगेगा यहाँ पर। आप देखो ये रिंग के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, फोर्थ में भी आपका रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बेटा बी। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड विद ए मोलिकुलर फॉर्मूला C7H16। C7H16 का आपको पॉसिबल आइसोमर्स बताने हैं, तो बेटा ये आपके CnH2n+2 फॉर्मूले का फॉलो कर रहा है, अर्थात सिंगल बॉन्डेड आइसोमर्स बनाने हैं आपको यहाँ पर। तो आप जरा देखिएगा, सबसे पहले हम बनाएंगे 7 मेंबर रिंग। तो सबसे पहला जो आपका आइसोमर्स बनेगा वो बनेगा 7 मेंबर रिंग का, अर्थात N-हेक्टेन। दूसरा बनाएंगे बेटा हम यहाँ से 6 मेंबर रिंग का, उसमें एक मिथाइल है, उसको पहले 2 पे रखेंगे। अब इस मिथाइल को हम आगे रोटेट करते हुए जाएंगे बेटा, फिर इसको हम लाएंगे 3 पर। अब इसको आगे हम रोटेट नहीं कर सकते, अगर इसको यहाँ पर लाएंगे तो ये वापस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे लाएंगे तो ये वापस आपका 1 हो जाएगा। इसका मतलब 7 से 1 बनेगा, 6 वाले से 2 बनेंगे। अब लेंगे बेटा यहाँ से 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5। अब आपको बताया 5 मेंबर रिंग हो गई, तो कितने कार्बन बच गए, 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, दोनों कार्बन को नियो फॉर्म में लेंगे ऐसे। नंबर 5 में क्या करेंगे, अब एक कार्बन को, मतलब दोनों कार्बन को आगे रोटेट कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे, अर्थात ये तो 2 2 हैं और ये आपके 3 3 हैं बेटा। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे बेटा, एक कार्बन को पहले वाली पोजीशन में, इस वाली पोजीशन में 1 2 3 4 5 में एक कार्बन को यहाँ रखेंगे, इसके रेस्पेक्ट में कार्बन को आगे बढ़ाएंगे। फिर 7 आइसोमर्स में इसको फिर आगे बढ़ा देंगे हम, एक को फिक्स रखा है मैंने, एक को यहाँ आगे बढ़ा दिया। अब इसके आगे नहीं बढ़ा सकता, अगर मैं दोनों को आगे बढ़ा के यहाँ लाता हूँ तो बात यही हो जाएगी। अब आ जाएगा नेक्स्ट 8 नंबर में, अब की बार ये दोनों कार्बन को मैं एक साथ कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये यहाँ से एक साथ कनेक्ट हो गया। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कैसे भी कर लीजिएगा। तो देखो आपका ये 1 2 3 4 5 ये 2 4 था, ये वाला बेटा आपका 1 2 3 4 5 ये 2 3 था, और जब यहाँ करेंगे तो बेटा 1 2 3 ये आपका 3 इथाइल की फॉर्म होगा। और अब आ जाएगा नेक्स्ट 9 नंबर में, अब हम एक को डिक्रीज करेंगे बेटा 4 कार्बन की चेन, जिसमें 2 कार्बन को एक साथ और एक को ऐसे रखेंगे। तो देखो चेन कितने की हो गई बेटा, 4 की, नंबरिंग में 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 2 2 3 ट्राई मिथाइल की फॉर्म हो जाएगी। तो बताइएगा टोटल कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, तो यहाँ से टोटल 9 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ट्रोंक्यूलाइजर्स ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रोंक्यूलाइजर्स है। तो बेटा वेलियम्स आर जो है वो ट्रोंक्यूलाइजर्स के रूप में यूज होता है। इसी के साथ आपका ये एनटीए टीपीसी नीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन पेपर नंबर 96 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।